नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। एशियाई खेलों का आज 10वां दिन है। भारत की झोली में कुल 61 पदक। महाराष्ट्र में नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में चीख पुकार मची है। 24 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को 9 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है और प्रत्येक को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। महाराष्ट्र में नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में चीख पुकार मची है। पिछले 24 घंटे में यहां 24 लोगों की मौत हो गई और जिसमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। इसे लेकर सियासत तेज है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। शरद पवार ने इस घटना को दर्दनाक बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। अस्पताल के डीन से मिली जानकारी का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि जिन 24 लोगों की मौतें हुई है उनमें से 6-7 नवजात थे और कुछ गर्भवती महिलाएं थी। अन्य 70 मरीजों की हालत गंभीर है। कुछ लोगों की मौत अज्ञात जहर संबंधी कारण से हुई है। मालदीव में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़ू ने 53% से अधिक वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल करी है। मुइज़ू को चीन समर्थक मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया। चुनाव जीतने के बाद ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत विरोधी रुख दिखाना शुरू कर दिया है। चीन समर्थक मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव से भारतीय सेना को हटाने की बात दोहराई है। उन्होंने ये कहा है कि वे अपने कार्यकाल के पहले ही दिन से मालदीव के धरती से विदेशी सैनिकों भारतीयों को हटाने के प्रयास शुरू करेंगे। भारत कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद गहराता दिख रहा है। दरअसल भारत सरकार ने कनाडा की सरकार से ये कहा कि वह अपने 40 से ज्यादा राजनयिकों का वापस बुलाए। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कनाडा के भारत में अभी भी 62 राजनयिक काम कर रहे हैं। भारत ने अब कनाडा से उनके 41 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा है। पीएम मोदी तेलंगाना दौरे के दौरान एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण 1 की पहली 800 मेगावाट इकाई का भी उद्घाटन करेंगे। इससे राज्य को सस्ती बिजली मिलेगी जो राज्य के आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तेलंगाना के निजामाबाद का दौरे पर होंगे और जहां वे 8,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इसी के अलावा वो भाजपा द्वारा आयोजित किए गए रैली को भी संबोधित करेंगे। उनका ये दौरा महबूबनगर में रैली को संबोधित करने के 2 दिन बाद हो रही है। हालांकि यह रैली आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कार्यरत राज्य के 9 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया और प्रत्येक को 25-25 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा करी। साथ ही उन्होंने इन वैज्ञानिकों के सम्मान में एक छात्रवृत्ति स्कीम की शुरुआत की है। तमिलनाडु सरकार ने जिन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है उनमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन, डॉक्टर माइलसामी अन्नादुरई, डॉक्टर वी नारायण, थिरु ए राजराजन, एम शंकरन, जे असीर पैकियाराज, एम वनीता निगाशाजी और डॉक्टर वीरमुथुविल शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर ने विकास और प्रगति में नई ऊंचाइयां हासिल करी हैं। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश में चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान एक और उल्लेखनीय उपलब्धि में जम्मू कश्मीर ने 100%
ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। राज ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि पिछले 24 घंटे में नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 मौतें हुई है। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी ही एक घटना हाल ही में ठाणे शहर में हुई थी। राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवा की कमी है। मुंबई में भी टीबी की दवा की कमी के चलते संभाल कर दवा का इस्तेमाल कीजिए, ऐसी सलाह दी जा रही है। ये घटना सिर्फ नांदेड़, ठाणे और मुंबई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह है। आंध्र प्रदेश में इन दिनों तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस बीच गुंटूर पुलिस ने टीडीपी नेता और पूर्व मंत्री बंडारू सत्यनारायण मूर्ति को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने पूर्व मंत्री को अनाकापल्ली जिले के वेनलापालेम गांव स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी और उनके बेटे नारा लोकेश कई समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। बेटे नारा लोकेश ने पार्टी नेताओं और सांसदों के साथ दिल्ली में भूख हड़ताल करी है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की पत्नी भुवनेश्वरी ने आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में अनशन किया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यह भूख हड़ताल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कांग्रेस ने सोमवार को जातिगत जनगणना के नतीजे जारी करने के बिहार सरकार के कदम का स्वागत किया है। इसी के साथ ही पार्टी ने केंद्र से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत इसी तरह की कवायद शुरू करने का आह्वान किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार की जातिगत जनगणना ने साबित कर दिया है कि राज्य में 84% लोग ओबीसी, एससी और एसटी हैं और उनकी हिस्सेदारी उनकी आबादी के हिसाब से होनी चाहिए। एनआईए की अलग अलग टीमों ने सुबह से ही राज्य पुलिस बलों के साथ छापेमारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों में संदिग्धों के परिसरों और ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सोमवार को वामपंथी उग्रवाद या नक्सल मामले में बड़ी कार्रवाई करी है। एजेंसी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 60 से अधिक जगहों पर तलाशी ली है। छापेमारी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसी दौरान हथियार, नकदी और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त करी गई है। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव में गठबंधन होने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता अजय माकन को पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाने से दिल्ली में दोनों दलों के साथ आने की संभावना बढ़ गई है। अजय माकन दिल्ली में पार्टी के भविष्य को लेकर अरविंद केजरीवाल से किसी भी तरह का समझौता न करने को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह केंद्रीय इकाई में जिम्मेदारी मिल जाने के बाद दिल्ली में उनका दखल कम होगा और इसका परिणाम दोनों दलों में समझौते के रूप में सामने आ सकता है। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी राज्य की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची भी जारी कर दी है। इससे पहले तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण ने ऐलान किया था कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सक्रिय उनकी जनसेना पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चंद्रबाबू नायडू की तेंदुप्पा के साथ गठबंधन करेगी। आज नौकायन में पहला पदक मिला। तीरंदाजी में स्वर्ण रजत पक्का। भारत की झोली में कुल 61 पदक। एशियाई खेलों का आज 10वां दिन है। इसी प्रतियोगिता में भारत को पहले दिन 5, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 8, पांचवें दिन 3, छठे दिन 8 और 7वें दिन 5, 8वें दिन 15 और 9वें दिन 7 पदक मिले हैं। आज भारत के कुल पदकों की संख्या 70 के पार जा सकती है। एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का पहला मैच नेपाल के साथ हुआ। क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने नेपाल को 23 रन से हराया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए हैं और इसके जवाब में नेपाल की टीम ने 179 रन ही बना पाई।
भारत ने नेपाल को 23 रन से हरा दिया है और उसके साथ ही टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 202 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 100 रन का योगदान दिया है। रिंकू सिंह ने 37, ऋतुराज और शिवम दुबे ने 25-25 रन बनाए और नेपाल के लिए दीपेंद्र सिंह ने 2 विकेट लिए। सोमपाल कामी और लामिछाने को 1 विकेट मिला है। इसके जवाब में नेपाल की टीम 9 विकेट खोकर 179 रन ही बना पाई। सबसे ज्यादा 32 रन दीपेंद्र सिंह ने बनाए हैं। संदीप जोरा और कुशल मल्ला ने 29, कुशल भुरतल ने 28 और करण ने 18 रन का योगदान दिया। इस वजह से नेपाल की टीम भारत को टक्कर देने में सफल रही है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 1 टीवी न्यूज़।